कैनेडियंस इतने एंटी इंडियंस हो रखे हैं ना, हर तरफ से सिर्फ नेगेटिव साइड कनाडा की बढ़ती जा रही है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ब्रैम्पटन में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, 40 पैसेंजर्स को डिपोर्ट कर दिया गया। आज की वीडियो कनाडा के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में है। यहाँ के लोगों की क्या हालत है, कनाडा 2024 में आने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है भी कि नहीं, और अगर फिर भी ये सब होने के बाद भी लोग जो यहाँ पर हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है, इस वीडियो में हम ये बात करते हैं। कुछ सालों पहले जब कनाडा इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत लोग आ रहे थे, बट इतने नहीं जितने पिछले 2 साल में लोग यहाँ पर आए हैं। उस इमिग्रेशन की, मास इमिग्रेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है कि यहाँ की गवर्नमेंट सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही। उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं कि ताकि लोग कम आना शुरू होंगे। जो आ चुके हैं उनको भी ट्राई कर रहे हैं कि ये लोग डिपोर्ट कर सके। वो कैसे, वीडियो में आगे बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उस वीज़ा की जिस पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, स्टडी वीज़ा। जैसे स्टूडेंट कनाडा आता है 2 साल की या 1 साल की पढ़ाई के बाद, फिर वो वर्क परमिट लेता है, जॉब करता है, फिर वो पीआर लेता है। तो आज के टाइम पे क्या हो रखा है कि बहुत सारे लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और उनको पीआर नहीं मिली अभी तक। तो अगर वर्क परमिट ख़त्म हो गया तो उन्हें अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा लोग आते हैं ओंटारियो में। तो बच्चे आए थे ओंटारियो में, वहाँ उनको पीआर नहीं मिली तो वो छोटे सिटीज़ में मूव होते गए, प्रोविंस में, जैसे कि प्रिंस एडवर्ड। आज के टाइम पर उन छोटे प्रोविंस में भी पीआर बंद हो चुकी है। जैसे अल्बर्टा को कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया था, अभी प्रिंस एडवर्ड के लिए इन्होंने रूल चेंज कर दिए हैं कि जो बच्चे फूड सेक्शन में काम करते हैं या रियल एस्टेट में काम करते हैं उनको पीआर नहीं दे रहे। तो ऐसे वाले जो बच्चे छोटे प्रोविंस में गए थे और अब उनका वर्क परमिट भी एक्सपायर हो रहा है, तो वो लोग जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें वर्क परमिट एक्सटेंड करके दो या फिर हमें पीआर के लिए हेल्प करके दो। मतलब कुछ ना कुछ हमारे लिए आप अरेंज करो, क्योंकि रूल आपकी साइड से चेंज हुए हैं। पहले तो इन लोगों ने काम किया, 1-1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, अब जो वो पीआर के एलिजिबल हो चुके हैं तब वो बेचारे अपनी पीआर फाइल नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं देखो तो उनकी बात भी ठीक है कि उनके लिए कुछ एक्सेप्शन होना चाहिए। बट बात ये है कि जब स्टडी परमिट के लिए लोग कनाडा आते हैं तो वो अपनी एसओपी लगाते हैं। एसओपी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लोग अपनी स्टोरी लिखते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है, यहाँ के वो क्या करेंगे और उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो क्या करेंगे, जैसे अपनी होम कंट्री जाएंगे या पीआर लेके यहाँ रहेंगे। तो एक लाइन ये सब लोग मेंशन करते हैं कि हम अपने कंट्री वापस चले जाएंगे। अब कनाडा गवर्नमेंट यही बात सबको याद दिला रही है कि जब तुमने अपनी एसओपी में बोला था कि तुम पढ़ाई के बाद चले जाओगे, तो तुम पीआर के लिए प्रोटेस्ट किस तरीके से कर सकते हो। तब गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो रही है ना कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो लोगों को डिपोर्ट भी करेंगे जो लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग मतलब क्योंकि यहाँ से प्रोटेस्ट की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब तो हो ही रही है ना, तो वो गवर्नमेंट के लिए इशू क्रिएट हो रहा है। इसके साथ ही ओंटारियो में, ब्रैम्पटन में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पर भी स्टूडेंट वर्क परमिट एक्सटेंड कराने के लिए बोल रही है, बट गवर्नमेंट उसके लिए भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बट सुनने में यही आया है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है इन लोगों के अगेंस्ट। तो ये तो थी स्टडी वीज़ा की कहानी, जो कि पहले कुछ सालों में बहुत अच्छी होती थी। बच्चे आराम से स्टडी करते थे, फिर वो पीआर लेते थे, सेटल होते थे। आज के टाइम पर ये कहानी एकदम अपोजिट हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की, जो कि स्टडी परमिट पे अगर कोई बच्चा आया है तो वो अपने स्पाउस को अपने साथ कनाडा बुला सकता था। अब इन्होंने ये रूल भी चेंज कर दिया 2024 में कि अगर आप मास्टर्स नहीं कर रहे तो आप अपने स्पाउस को कनाडा में नहीं बुला सकते। तो ये भी लोगों के लिए बहुत एक नेगेटिव साइड रहा है। जो मतलब पहले बच्चे एक फीस पे करता था, उसके साथ स्पाउस भी आता था, तो उनके लिए यहाँ सेटल होना इजी हो जाता था। दोनों जॉब करते थे, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम, तो कपल के लिए मैनेज हो जाता था। लेकिन अब उन बच्चों के लिए दिक्कत और बढ़ गई है क्योंकि स्पाउस आ नहीं सकता। एक ही बंदा जो है, स्टूडेंट है, वो स्टडी भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है और अपनी नेक्स्ट ईयर की फीस पे करने के लिए वो सब भी मैनेज कर रहा है। हर तरफ से सिर्फ नेगेटिव साइड कनाडा की बढ़ती जा रही है इमिग्रेशन के लिए। जिन लोगों ने 2023 में स्पाउस फाइल लगाई थी और उनकी फाइल पास हो गई है तो उनके अब रिप्लाई आ चुकी है। बट अगर गलती से किसी की फाइल पे रिजेक्शन आ गया था तो वो बच्चे अब दोबारा अपने स्पाउस को कनाडा नहीं बुला सकते जब तक उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती, 1 या 2 साल की जितनी भी उनकी स्टडी है, और वो जॉब नहीं ले लेते। और क्यूबेक के तो और भी बुरे हालात हैं क्योंकि क्यूबेक में स्टडी के बाद आपको फ्रेंच का टेस्ट देना पड़ता है, तब आपको वर्क परमिट मिलेगा, तब वो लोग अपने स्पाउस को वहाँ बुला पाएंगे। तो ये मुश्किल हालात और बढ़ते जा रहे हैं।
हर जगह सिर्फ रेसिज्म देखने को और सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं विजिटर वीज़ा की। विजिटर वीज़ा सबसे ईजीएस्ट वीज़ा माना जाता था कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, होम कंट्री से अपना टाई अप दिखाओ कि हम वापस इंडिया या जो भी आपकी होम कंट्री है उसमें के क्यों आएंगे, और आपका वीज़ा लग जाता था। या फिर जो स्टूडेंट या वर्कर यहाँ पर है उनके पेरेंट्स को भी ये लोग विजिटर वीज़ा पे ही बुलाते थे। एक बार वीज़ा अप्लाई किया, 10 साल तक 6 मंथ्स आप लोग यहाँ रह सकते हैं, 6 मंथ्स आप लोग अपनी होम कंट्री में रहेंगे। मल्टी टाइम वीज़ा होता था। अब सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि विजिटर वीज़ा के लिए इन्होंने मल्टी एंट्री बंद कर दी है। ये बोल रहे हैं जितनी बार आप आओगे उतनी बार आप वीज़ा अप्लाई करोगे। एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, उसके बाद हर बार वीज़ा लगाने की, फाइल की, और ये टेंशन बढ़ गई। उसके साथ जो वीज़ा मिल रहा है वो 6 मंथ्स का नहीं मिल रहा, कभी किसी को 10 डेज़ के लिए दे रहे हैं, कभी किसी को 1 मंथ के लिए। तो जितना ड्यूरेशन आप दिखा रहे हो कि हम इस काम के लिए आ रहे हैं, सिर्फ उतना ही वो उसको वीज़ा दे रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विजिटर वीज़ा वालों के साथ सबसे बुरा तब हुआ था, अभी जुलाई की ही बात है, जुलाई 9 की मैं बात बता रही हूँ आपको। मॉन्ट्रियल में एक फ़्लाइट आई थी, वो फ्लाइट में से 40 पैसेंजर्स को डिपोर्ट कर दिया गया। वो विजिटर वीज़ा पे आए थे। 40 मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 40 लोगों को वापस भेज दिया कनाडा में, एंटर ही नहीं करने दिया। फ्लाइट से आए बेचारे, और सोचो कितनी उम्मीदें लेकर इंसान आता है। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो पहले 2-3 बार कनाडा आ चुके थे अपने बच्चों से मिलने, और वो फिर दोबारा आए थे, फिर भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई और वापस भेज दिया गया। अब क्या हो रखा है कि असाइलम के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो जो एयरपोर्ट पे ऑफिसर्स होते हैं, इन्होंने उनको अथॉरिटीज़ दे रखी हैं कि अगर आपको लगता है कि ये इंसान इमिग्रेशन के बाद यानी एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये यहीं रहेगा या असाइलम लेगा, जो भी होगा, और अपनी होम कंट्री वापस नहीं जाएगा, वो चाहे तो उनकी एंट्री एयरपोर्ट पर ही रोक सकते हैं। पहले इतनी अथॉरिटीज़ नहीं दी गई थी वीज़ा ऑफिसर्स को, लेकिन अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बहुत अथॉरिटी दी गई है। उसकी वजह से उन लोगों को डाउट हुआ, उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी है कि इस फ्लाइट में जो लोग आए हैं, हमें डाउट है कि ये लोग अपनी होम कंट्री कल को वापस नहीं जाएंगे, इसकी वजह से हम इन्हें एंट्री अलाउड नहीं कर रहे। तो उनको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो आप रेफ्यूजी एंट्री ले लो असाइलम, या फिर आप अपनी होम कंट्री वापस चले जाओ। तो उनसे पूछा गया, अब जो इंसान अपने बच्चों से मिलने आया है वो रेफ्यूजी एंट्री क्यों एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो वो उन्होंने प्रेफर किया कि हम अपनी होम कंट्री वापस चले जाते हैं। 10 घंटे वहाँ पर वेट कराया गया। तो उनके साथ क्या क्या हुआ है, सिर्फ इमिग्रेशन ही नहीं, कनाडा में जॉब्स के भी बुरे हालात हैं। मैं मानती हूँ, मेरे को खुद 2 महीने हो चुके हैं मैं यहाँ पे जॉब ढूंढ रही हूँ। मेरे को इंडिया से बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 8-10 सालों का अकाउंटिंग में। स्टिल मुझे यहाँ जॉब लेने में प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे को 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस भी है। उसके साथ मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स में भी हूँ जिसमें लोग आए दिन ये मैसेज करते हैं कि भाई देखो हमारा ले ऑफ हो गया, मुझे इतना सालों का एक्सपीरियंस है, इतने मंथ से मैं खाली बैठा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। आए दिन ये चीज़ें सुनने में आती हैं, तो सोच के भी बुरा लगता है। तो एकोमोडेशन की बात करें तो घरों के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि एक नॉर्मल इंसान एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता। $1 मिलियन हाउस बहुत होता है, आपको EMI पे करना, इंश्योरेंस पे करना, और भी बहुत तरह की कॉस्ट होती हैं। अब बात करते हैं PR के लिए। जो लोग बेचारे स्टडी पे इतना पैसा इन्वेस्ट करके 2-3 साल कनाडा में वर्क परमिट पे अपना एक्सपीरियंस लेकर फिर PR फाइल कर रहे हैं, तो उनको PR भी नहीं मिल रही है। आज के टाइम पर स्कोर 500 से ऊपर है, और एक नॉर्मल बच्चे के लिए 500 स्कोर अचीव करना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर बच्चे 12th करके आए हैं तो उनके लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, उनके लिए सिर्फ PNP बचता था, और PNP को भी इन्होंने आजकल स्टॉप कर रखा है। तो PR जो इनसाइड PR है उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। इतना ही नहीं, आजकल कैनेडियंस इतने एंटी इंडियंस हो रखे हैं ना, इन्हें लगता है कि हर चीज़ के लिए सिर्फ इंडियन जिम्मेदार है। हर जगह सिर्फ रेसिज्म देखने को और सुनने को मिलता है। आए दिन टिकटॉक पे और बाकी जगह पे भी हमें कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाती है जिसमें लोग दूसरे लोगों को रेसिज्म से या ऐसे बुरे ढंग से बात कर रहे हैं, दूसरा कोई ऐसे कंप्लेन कर रहा है। जितने थेफ्ट यहाँ पे होते हैं, चोरी, हर चीज़ में ये लोग इंडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखो इंडियंस करते नहीं है, मैं मानती हूँ हर लोग करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कैनेडियंस भी क्राइम नहीं करते। ये लोग भी क्राइम करते हैं, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते।
हर चीज़ का सेंटर पॉइंट आजकल मास इमिग्रेशन बना रखा है कि इतने लोग इंडिया से आ गए हैं, इस वजह से ये सारे क्राइसिस हो रखे हैं। ये लोग सीधा मुंह पे बोलते हैं कि तुम लोगों की वजह से हम लोग, हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती। 2022 एंड 23 में इतने स्टूडेंट आए थे कि लोगों को एकोमोडेशन के लिए भी दिक्कत हो गई थी, इसलिए इन्होंने फिर उस पर कैपिंग लगाई। 2024 में अब PR के लिए लोगों को दिक्कत हो रखी है। इन सारी दिक्कतों की वजह से अब लोग कहीं ना कहीं कनाडा छोड़ के दूसरी कंट्रीज को प्रेफर करने लगे हैं, और मुझे वो गलत भी नहीं लगता, ठीक भी लगता है। जहाँ इंसान को ठीक लगेगा वो वहीं जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं स्टडी वीज़ा पे या PR लेकर या किसी भी वीज़ा पे, तो आई होप इन सब चीज़ों के लिए आप अवेयर रहें, पहले ये सब पता करें, फिर डिसाइड करो कि आपको आना भी है कि नहीं। क्योंकि 2024 में हालात जो हैं उस हिसाब से फ्यूचर मुझे कोई ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है कनाडा का, स्पेशली इमिग्रेंट्स का। बाकी देखो, चीज़ें जैसी होती हैं वो सारी ज़िंदगी वैसी तो नहीं रहती ना, कुछ टाइम अच्छा आता है तो कुछ बुरा आता है। अभी बुरा टाइम चल रहा है तो थोड़े टाइम बाद ये चला जाएगा, चीज़ें फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तब आप दोबारा सोच सकते हैं कनाडा आने के लिए। डिसीजन आपका है, मैं आपको सिर्फ यहाँ की लाइफ चीज़ें बता सकती हूँ जो यहाँ पर चल रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गुड बाय।